जब किसी का दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है तो वहाँ एक एक सेकंड कीमती होता है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उस तनाव के पीछे क्या कोई तयशुदा योजना होती है? आज हम आईसीयू के अंदर इस्तेमाल होने वाले उसी सटीक जीवन रक्षक प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। फिल्मों और टीवी शोज में कोड ब्लू का मतलब अक्सर घबराहट और भागदौड़ होता है। पर क्या हकीकत में भी ऐसा ही होता है, या उस अफरा तफरी के पीछे कोई व्यवस्थित योजना काम कर रही होती है? असल में कोड ब्लू एक अस्पताल का इमरजेंसी कोड है जो कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी का संकेत देता है। हैरानी की बात है कि ये कोई अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक बेहद व्यवस्थित और तेज प्रक्रिया है। इसे एक तरह का मेडिकल एल्गोरिथम समझिए, जहां हर कदम पहले से तय होता है ताकि मरीज को बचाने के लिए कीमती समय बर्बाद ना हो। और ये है वो प्लेबुक जिसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में देखा जा सकता है, ये एक असली मेडिकल गाइड का हिस्सा है। चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में कौन से कदम उठाए जाते हैं। सब कुछ पहले कुछ पलों पर निर्भर करता है। जैसे ही कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि होती है, समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। टीम के लिए सबसे पहला काम होता है उन संकेतों को पहचानना जो इस आपात स्थिति की पुष्टि करते हैं। तो टीम सबसे पहले क्या देखती है? जैसा कि इस स्लाइड पर देखा जा सकता है, मरीज अचानक बेहोश हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से त्वचा नीली पड़ने लगती है, सांस रुक जाती है और सबसे महत्वपूर्ण 10 सेकंड तक गर्दन की नब्ज महसूस नहीं होती। बस यही वो संकेत हैं जो कोड ब्लू को सक्रिय कर देते हैं। जैसे ही ये पक्का हो जाता है कि दिल काम नहीं कर रहा है, टीम का पहला लक्ष्य होता है शरीर के लिए एक बाहरी पंप शुरू करना। ये महत्वपूर्ण अंगों, खासकर मस्तिष्क तक खून पहुंचाने के लिए जरूरी है, और ये किया जाता है सीपीआर के जरिए। इसे हम सब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर के नाम से जानते हैं। मदद के लिए आवाज लगाने के तुरंत बाद, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, मरीज को एक सख्त सतह पर लिटाकर छाती को दबाना शुरू किया जाता है। सख्त सतह जरूरी है ताकि दबाव सही जगह पर लगे। हर 30 दबाव के बाद 2 बचाव सांस दी जाती हैं। ये जो 30:2 का अनुपात है ना, ये शरीर में खून और ऑक्सीजन के बहाव को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस स्लाइड पर जो नंबर दिख रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 100 से 120। छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना होता है। ये लगभग स्टेन अलाइव गाने की धुन जितनी तेज है। ये रफ्तार दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक खून का जरूरी बहाव बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो ठीक है, सीपीआर शरीर में खून को तो घुमा रहा है, लेकिन उस खून में ऑक्सीजन पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। और बस यहीं पर टीम का दूसरा हिस्सा काम में आता है। तो जब एक व्यक्ति सीपीआर कर रहा होता है, ठीक उसी समय एक दूसरी टीम मरीज के वायु मार्ग को साफ करती है, जरूरी मॉनिटर लगाती है और अम्बू बैग के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाती है। ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाता है ताकि शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके। अब आता है वो पल जो सब कुछ बदल सकता है। टीम ने शरीर को कृत्रिम रूप से चालू रखा है, लेकिन अब उन्हें ये जानना है कि दिल के अंदर असल में क्या गड़बड़ है ताकि वे सही इलाज चुन सकें। इसके लिए ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को एक ग्राफ के रूप में दिखाती है, जिससे डॉक्टरों को दिल की समस्या का पता चलता है। ये एक तरह से दिल की भाषा को पढ़ना है। ईसीजी में मुख्य रूप से 2 बातें पता चल सकती हैं। पहली, जिसे हम फ्लैट लाइन या एसिस्टोल कहते हैं, मतलब दिल में कोई इलेक्ट्रिकल हलचल नहीं है, जैसे बिजली चली गई हो। दूसरी है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वीएफ, जहां दिल सिर्फ अजीब तरह से कांप रहा है, खून पंप नहीं कर रहा, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो। और इन दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। तो ईसीजी के नतीजों के आधार पर टीम 2 में से एक रास्ते पर आगे बढ़ती है, या तो बिजली का झटका देना या फिर दवाइयों का इस्तेमाल करना। अगर ईसीजी में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी वो शॉर्ट सर्किट दिखता है, तो प्राथमिकता होती है डिफिब्रिलेटर से बिजली का झटका देना। इसका मकसद दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक तरह से रीसेट करना है ताकि वो अपनी सामान्य लय में वापस आ सके। और इसका एक पूरा चक्र होता है, जैसा कि इस स्लाइड में देखा जा सकता है। 200 जूल का एक झटका और फिर तुरंत 2 मिनट का सीपीआर, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
ये 2 मिनट का सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण है ताकि दिल को फिर से काम करने का मौका मिले। फिर से जांच की जाती है और अगर जरूरत हो तो फिर से झटका और दवाएं। ये एक निरंतर चक्र है। लेकिन अगर ईसीजी में फ्लैट लाइन है, यानी कोई इलेक्ट्रिकल गतिविधि ही नहीं है, तो बिजली का झटका देने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी बंद टीवी को रिमोट से ठीक नहीं कर सकते। यहाँ लक्ष्य होता है दवाइयों के जरिए दिल के बंद हो चुके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किक स्टार्ट करने की कोशिश करना। इस स्थिति में एड्रेनालिन जैसी दवाएं दी जाती हैं जो दिल को उत्तेजित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे समय सीपीआर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। यह शरीर को जिंदा रखने वाली लाइफलाइन है। शुरुआती कोशिशों के बाद क्या होता है? कई बार दिल वापस धड़कना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसकी लय सही नहीं होती। इस स्लाइड की तालिका इसे अच्छी तरह से समझाती है। अगर दिल बहुत धीरे धड़क रहा है, जिसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, तो उसे तेज करने के लिए दवा दी जाती है। अगर बहुत तेज धड़क रहा है, यानी टैकीकार्डिया, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज स्थिर है या नहीं। अगर स्थिर है तो दवाओं से काम चल सकता है, लेकिन अगर अस्थिर है तो तुरंत बिजली के झटके की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है प्रोटोकॉल का सबसे गंभीर हिस्सा। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 20 मिनट की लगातार कोशिशों के बाद भी दिल की धड़कन वापस नहीं आती है, तो टीम को ये मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने समय के बाद मस्तिष्क को स्थायी नुकसान होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, एक तरफ जीवन और मृत्यु का दबाव और दूसरी तरफ ये मिनट दर मिनट का सटीक प्रोटोकॉल। ये हमें मेडिकल टीमों के कौशल, अनुशासन और उस भारी जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाता है जो वे हर कोड ब्लू के दौरान उठाते हैं।